रियल लाइफ। जिंदाबाद सभी को। एनएपीएम युवा संवाद के इस वेबिनार में आए सभी साथियों का एक स्वागत। आज का जो युवा संवाद का हमारा चर्चा है वो भीषण आजीविका संकट और शहरी रोजगार गारंटी की आवश्यकता पे है। इसे इंग्लिश में अगर अनुवाद करें तो डीपनिंग लाइवलीहुड क्राइसिस एंड द नीड फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। हमारे इस चर्चा में जो पैनलिस्ट हैं उनके नाम इस प्रकार हैं कि हमारे साथ लावण्या हैं जो लिपटेक इंडिया झारखंड और नरेगा संघर्ष मोर्चा से हैं। रंजन है जो कोदारी दौरी शक्ति संगठन बिहार से हैं। विजय जो कि पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी से जुड़े हैं वो हमारे साथ हैं। तीनों ही वक्ताओं का एक छोटा मैं इंट्रोडक्शन देके फिर मैं एक छोटा और इंट्रो इस पूरे जो चर्चा है उस पर करते हुए मैं स्पीकर्स की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो हमारे साथ रंजन जुड़े हैं। रंजन वैशाली बिहार से हैं। वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ लगभग 4 वर्षों से कोदारी दौरी शक्ति संगठन जो कि एक मजदूर यूनियन है वैशाली जिले में उसके साथ कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं और गरीब मजदूर शोषित वंचित परिवारों को संगठन से जोड़कर उनके हक अधिकारों के लिए नरेगा, पेंशन, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि तमाम सामाजिक मुद्दों के लिए एक संघर्ष करते आए हैं। उनका ये पूरा एक काम इन्हीं सारी चीजों पे रहा है। हमारे साथ लावण्या जुड़ी हैं जो वैसे तो दिल्ली से हैं परंतु अभी झारखंड में रह के लिपटेक इंडिया के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हैं। उनका एक बड़ा काम जो सामाजिक सुरक्षा के स्कीम्स हैं जैसे नरेगा, पेंशन, राशन और उसमें जुड़ी तमाम तरह की जो मुद्दे हैं उन पे काम करती हैं। उन्होंने अपना बैचलर्स जो बीए है वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में किया था और मास्टर्स एमए सोशियोलॉजी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया। वो नरेगा संघर्ष मोर्चा की भी एक सदस्य हैं और साथ में पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी के भी सदस्य हैं। हमारे साथ विजय जो हमारे तीसरे वक्ता हैं वो इरोड तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना मास्टर्स एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किया। उनका बैचलर्स जो बीए है उन्होंने सोशल साइंस डिग्री के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस हैदराबाद से कंप्लीट किया था। अभी फिलहाल के तौर पे वो नेशनल सेक्रेटेरिएट के रूप में पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी के साथ काम कर रहे हैं। पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी रिसर्च और एडवोकेसी के मामले में नरेगा और अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी के मुद्दों पे काम करता है देश भर में ही। एक मुख्य काम पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी का ट्रैकर निकालना, नरेगा का ट्रैकर निकालना, उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उन पे लगातार एक स्टेटमेंट और एक आवाज उठाते रहने का काम ये कैंपेन करता आया है। विजय का एक प्रमुख इंटरेस्ट जो काम है वो मजदूर और रोजगार से जुड़े जितने भी पहलू हैं जिसमें शहरीकरण, माइग्रेशन, प्रवासी मजदूरों का जो एक पूरा समस्या है उसके ऊपर रहा है। अब हम जो हमारा आज का टॉपिक है, जो विषय जिस पे हम आज ये चर्चा करते हैं एनएपीएम युवा संवाद के उस पर, वो है कि पूरा जो आजीविका का संकट है आज के दौर में जिसमें अर्बन एम्प्लॉयमेंट, शहरी जो रोजगार गारंटी की जो मांग काफी समय से ही उठती आई है उस पे ऊपर है। तो हम इसकी शुरुआत अगर इस पे से करें कि आज के दौर में जब हम देख पा रहे हैं कि हम एक बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, आज भी वो कोविड की महामारी खत्म नहीं हुई है, न केवल स्वास्थ्य के तौर पे बल्कि जो महामारी से होने वाली तमाम आजीविकाओं के संकट हैं उन तौर पे भी सबसे बड़ा जो एक भार पड़ा है, एक मार पड़ी है इस पूरे महामारी पे, वो एक गरीब और मेहनतकश वर्ग पे पड़ा है। जो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है जो देश का, जो कि पूरे जो कामगार क्षेत्र का 90% है, उसमें आने वाले लोगों पे इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। वर्किंग इंडिया रिपोर्ट एक रिपोर्ट निकालती है जिसका 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 23 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनका आमदनी, जिनकी आय बहुत ज्यादा घटी और वो
बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे आ गए, जो लोग पहले नहीं थे वो अब इस श्रेणी में आ चुके हैं। रोजी रोटी अधिकार अभियान से का एक सर्वे अभी किया गया दिसंबर जनवरी में 2022 में, जिसमें भी ये निकल के आया कि अगर हम तुलना करें तो शहरी जो वर्ग है, शहरी जो गरीब है, उसकी स्थिति ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से ज्यादा दयनीय स्थिति है, न केवल भोजन के मामले में बल्कि आजीविकाओं से जुड़ी तमाम चीजों में, जिसका सीधा कारण काम ना होना और आय में भारी कमी होना रहा है। लगभग एक बड़ी संख्या के रूप में उस सर्वे में भी निकल के आया कि शहरी जो वर्ग है, शहरी जनसंख्या जो है, उसकी आमदनी घटी है, उसको काम छिन गए हैं, उसे नया रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह की तमाम दिक्कतें इस समय अभी भी बदस्तूर जारी हैं। हाल का अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी का सिचुएशन, उसको हम अगर देखें तो एनसीआरबी जो कि एक डेटा निकालता है आत्महत्या पर कि बेरोजगारी से आत्महत्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो इस वर्ष में इस डेटा में 24% का इजाफा हुआ है। 24% ज्यादा लोग बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने पे मजबूर हुए हैं। और इन सारे ही मुद्दों को अगर हम लाके देखें, अगर हम सिर्फ अगर हम शहरी बेरोजगारी की बात करें जो एक बड़े स्तर पे मौजूद है, हम शहरी बेरोजगारी पे आज ज्यादा अगर हम एक फोकस कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसका ये मकसद भी है कि जब हम तुलना करते हैं शहर और ग्रामीण इलाकों का, तो ग्रामीण इलाकों में हमारे पास नरेगा के रूप में एक तरह का रोजगार गारंटी मौजूद है जो एक बड़े वर्ग को रोजगार प्रदान करता है। उसमें भी कई सारी खामियां हैं जिसपे रंजन, जो ग्रामीण जगह से आते हैं, वो थोड़ा बताएंगे। इसके साथ ही नरेगा जो कि रोजगार देता है, साथ में पीडीएस जो है जन वितरण प्रणाली, वो एक खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है बड़े स्तर पे ग्रामीण इलाकों में। लेकिन हम शहरों की बात करते हैं तो ये दोनों की कमी दिखती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक बड़े वर्ग को लगातार ही आजीविकाओं के संकट से जूझना पड़ता है, और पिछले 2-3 सालों से ये उभर के बाहर आया है। और तो उसी पे आज ये पूरी चर्चा है कि जब इन सारी कठिनाइयों के बीच एक बहुत बड़ा वर्ग समस्याओं को झेल रहा है और जूझ रहा है, उस वक्त में अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, शहरी रोजगार जो गारंटी की मांग रही है पिछले कई सालों से, उसकी कितनी जरूरत है और वो कितना ज्यादा अहमियत रखता है आज के समय में, जब एक बहुत बड़ा वर्ग इन शहरों में इन हालातों में रहता है जहां उसे ठीक से रोजगार नहीं मिलता, ठीक से भोजन व्यवस्था और तमाम तरह की सामाजिक जो सुरक्षाएं होती हैं एक नागरिक को जीवन यापन करने में, उसकी जितनी भी जरूरत होती है। अगर हम हाल की बात करें तो कल का अगर हम एक घटना की बात करें जो दिल्ली शहर में मुंदका इलाके में मजदूरों के बीच हुआ कि एक फैक्ट्री में आग लगती है और दर्जनों की संख्या में मजदूरों की मौत होती है। वो पूरा ही इस आज की चर्चा और ये जो पूरी समस्या है शहरी क्षेत्र में आजीविका के संकट की, रोजगार के संकट की, उसको दर्शाता है। और इसीलिए आज शहरी रोजगार गारंटी एक मुद्दे के रूप में, एक अधिकार के रूप में इतने प्रबल रूप से आप हम सबके सामने खड़ा है, और सरकार से हमेशा ये मांग एक बहुत बड़े वर्ग की होती आ रही है कि इसे लागू किया जाए। तो आज की चर्चा इस पे ही होगी। तो सबसे पहले मैं रंजन को आमंत्रित करूंगा। रंजन जो कि वैशाली बिहार से आते हैं। He will be speaking on the rural distress which leads to a mass scale migration to the urban areas, and उन शहरी इलाकों में, उन अर्बन प्लेसेस में जो एक प्रिकैरिटी और एक दयनीय स्थिति में एक माइग्रेंट वर्कर, एक प्रवासी मजदूर रहता है, उस बात की चर्चा रंजन करेंगे। रंजन विल टॉक अबाउट ऑल दोज migration related issues which are present in the urban areas. So रंजन, अगर आप शुरू कर पाए।
रंजन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ जी, तो सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा तो परिचय राजखर ने दे ही दिया है, तो इसमें परिचय देने की जगह लोग, तो एक बार मैं भी परिचय देता हूँ। तो मेरा नाम रंजन है और मैं बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से। और मैं 4 वर्षों से पढ़ाई के साथ-साथ कोदाड़ी दौड़ी शक्ति संगठन, जो एक मजदूर का यूनियन है, उन्हीं के साथ जुड़कर मजदूर परिवार, गरीब, शोषित, वंचित के परिवारों को संगठन से जोड़कर उनको हक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करके उनको आवाज को बुलंद करने का काम किए हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे नरेगा हो गया, राशन, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दे पर काम करते हैं। और इन्हीं के साथ मेरा जो विषय, चर्चा का विषय है कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार कमी है और ज्यादातर मजदूर पलायन। सभी लोग जानते हैं कि बिहार एक गरीब, पिछड़ा हुआ राज्य है, जहाँ की यहाँ की रोजगार के मामले में बिहार एक सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यहाँ से प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में शहर की ओर पलायन करते हैं और वहाँ पे अपना छोटा-मोटा उद्योग में, फैक्ट्रिया में, इंडस्ट्रीज में अपनी कुछ-कुछ, जैसे पोलदारी हो गया, ये तेल मिल में, फैक्ट्री में काम, चप्पल फैक्ट्री में काम, जो भी जहाँ जिनका लगा वहाँ काम करके अपना ये रोजगार करके अपने परिवार को जीवन यापन करते हैं और उन्हीं के माध्यम से उनका आजीविका चलती है। और अगर एक भी दिन वो लोग बैठ जाएँगे तो उनके परिवार में बहुत गंभीर समस्या आ जाती है। परिवार उनकी सही ढंग से खा नहीं पाते अगर एक भी दिन उनको काम नहीं मिलता है तो। इस तरह की समस्या आती है अगर एक दिन बैठ जाते हैं ग्रामीण मजदूर लोग। और यहाँ पे ग्रामीण स्तर पे सबसे बड़ा रोजगार की कमी है। अगर ग्रामीण स्तर पे रोजगार है तो नरेगा है। नरेगा भी सही सुचारू रूप से चल नहीं रहा है ग्रामीण स्तर पे, और चलता भी है तो लोगों को सही ढंग से पेमेंट नहीं मिलता है और पेमेंट मिलने के बाद भी मजदूरी दर कम है, उनसे भी लोग हिचकते हैं कि मतलब 200 रुपए, 210 रुपए में हम एक दिन काम करेंगे तो उससे मेरा क्या हो जाएगा। अगर उस ढंग से सही मजदूरी दर भी मिलता है तो कुछ एक सहयोग हो जाएगा कि हम 100 दिन रोजगार करके मतलब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन उस ढंग की मजदूरी भी नहीं है यहाँ पे मनरेगा की। तो इस सब और यहाँ के ज्यादातर लोग पलायन करते हैं दलित, अति पिछड़ा और शोषित वंचित परिवार के लोग। उनके पास जमीन भी कम है। जमीन नहीं रहने के कारण वो कृषि या खेती बाड़ी भी नहीं करते, क्योंकि जमीन ही नहीं रहेगा तो खेती क्यों, कहाँ से करेंगे। इसलिए वो मजदूर व्यक्ति बाहर जाके और काम करते हैं और अपना वहीं से जीवन यापन करते हैं। और इस समय जो समस्या, सबसे बड़ा समस्या है कि रोजगार की कमी। तो रोजगार तो है ही नहीं तो पलायन करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आता है कि हेलो। हाँ हेलो बोलो बोलो, राज, रंजन आवाज आ रही है, बोलो। आवाज सुन नहीं रहा? तो ग्रामीण स्तर पे तो ये है, लेकिन आगे की जो समस्या है वो लॉकडाउन जब लगा था 2020 और 21 में, इससे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। लोग जहाँ के तहाँ वहीं रह गए और उनको आने में मतलब उस टाइम इतना समस्या गंभीर हो गया था कि मतलब भूखे सोने को लोग वहाँ ये ग्रामीण क्षेत्रों में विवश थे। ये हमारे आसपास के गांव हैं, जिले हैं, ये सब ब्लॉक हो गया। यहाँ के हम लोग चंदा करके मदद किए, जहाँ तक हर संभव कोशिश हुआ वहाँ तक हम लोगों ने राशन भी वितरण किए, पैकेट बना के सभी परिवारों को। कुछ
मतलब आप ही लोगों से चंदा इकट्ठा करके, तो कुछ उन लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा और मतलब उनके घर के जो व्यक्ति परिवार हुए पुरुष, उनको भी वहाँ दोस्त सब से बात करके वहाँ भी उन लोगों को मदद किया गया, हर समय जहाँ तक कोशिश हुआ। इन सभी के साथ उम, अ, ग्राम ग्रामीण स्तर पे इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हेलो। हाँ, हेलो। ठीक है, आवाज आ रही है आपको। तो इन सभी मुद्दे पे सरकार को भी गंभीर रूप से ये सोचना चाहिए कि कम से कम बिहार सरकार तो उस पे मतलब कुछ काम भी नहीं करते और यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्रतिनिधि जब इलेक्शन होता है विधानसभा या लोकसभा, यहाँ के प्रतिनिधि वादा तो कर लेते हैं चुनाव के टाइम में कि मुझे वोट दीजिए, आपके रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करेंगे और इंडस्ट्रीज लगाएंगे आपके क्षेत्र में ताकि आपको रोजगार मिल सके। लेकिन ये सब चुनाव के टाइम तक ही रहता है और मजदूरों से, गरीब मजदूर परिवार, शोषित वंचित से वादा करके चले जाते हैं और जीतने के बाद क्या होता है, एक दिन भी पूछने नहीं आते हैं क्या आपको क्या कोई दिक्कत है, आपको खाना मिल रहा है सही ढंग से कि नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा मिल रहा है या नहीं, इस सब पे कोई चर्चा नहीं। केवल सदन में धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर, भेदभाव के नाम पर केवल लड़ाने की कोशिश करते हैं और राजनीति अपना करना होता है उसके चक्कर में यहाँ पे एक भी आवाज नहीं सुना जाता है मजदूरों को। तो इन सभी मुद्दों पर अगर सरकार जिम्मेवारी ले और इन सभी ये जिम्मेवारी ले कि यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं मजदूरों, उनको कैसे अपने ही राज्य में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में उनको रोजगार दिया जाए और उनको एक सही ढंग की मजदूरी हो और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं होती है मजदूरों को उनकी ये रोजगार की गारंटी हो गया, मजदूरी दर हो गया, टाइम हो गया। जैसे कि अभी 12-12 घंटे प्राइवेट कंपनियां हैं, वो 12-12 घंटे काम करवाते हैं यहाँ के लोग से। मेरे आसपास के जो लोग हैं वहां से बातचीत किए, एक सर्वे में पता चला कि वहाँ के 12-12 घंटे काम करवाते हैं और मजदूरी दर जितना देते हैं वो बहुत काफी कम है 12 घंटे काम करके भी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की, क्योंकि मैक्सिमम 8 घंटा काम किया जाता है। कोई भी लोग का 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा ये यही। तो 12-12 घंटे काम करवाना ये अनुचित है। और उस ढंग से मजदूरी भी नहीं मिल पाता है। तो इन सभी पे सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि वो प्राइवेट कंपनियां जो चला रहे हैं उन पे भी दबाव बने, ताकि जो कोई भी मजदूर काम करे तो उनको एक सीमित समय जो है 8 घंटा उसी अनुसार काम करवाया जाए और उनके अनुसार जो मजदूरी दर है वो दिया जाए। और इसी के साथ प्रवासी मजदूर जो यहाँ से पलायन करते हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ये सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाएं और उनको बहाल करे। शुक्रिया रंजन, ये बहुत ही जरूरी बात रंजन हाँ, ने मेरा हो उठाई गया। है। हाँ हाँ, तो जो रंजन ने आज अभी बात की है, जिन भी चीजों पे, प्रवासी मजदूर के हकों की बात और उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, वो बहुत ही जरूरी हैं आज के दौर में। मैं आई जस्ट क्विकली ट्रांसलेट व्हाट रंजन सेड इन इंग्लिश फॉर द audience who are listening this in English. So Ranjan spoke about Bihar's migration conditions. Bihar has been the one of the largest source of migrant workers across the country, who work in various jobs which are related to different sectors. One of the reason for a large scale migration from the state like Bihar is the rural distress. Major population among this migrant workforce are from the oppressed caste community, Dalit, Adivasi, Muslims, and even when we talk about the rural पे जो employment guarantee है, which is NREGA, its present condition is in a weak situation where there is a issue of wage delay,
implementation at the ground level, lack of demand of work, which leads to a migration of a worker who can be living here in the rural areas only. Also, Ranjan talked about what the government at the state level does. They promises at the time of election, they promise about employment, about new opportunities at their places only. But after the election, there haven't been any implementation of these kind, and the workers are bound to migrate to far lands in search of work, which leads to much more distress in terms of their whole living condition. And there's a demand from Ranjan and people who belong to the working class. There should be a legitimate working rights for the workers who belong to the migrant section, also to worker in all sense. There should be a minimum 8 hours work. There should be a wage payment which is as per the requirement. So in all this, Ranjan covered a large section of the migration which is towards the urban areas. तो शहरों की तरफ जो होने वाले पलायन है, और एक बड़ा वर्ग जो शहरों में मजदूर वर्ग के रूप में मौजूद है, वो एक माइग्रेंट प्रवासी मजदूर है जो गांव ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ आता है और यहाँ पे एक बेगारी मजदूरी और एक तरह से गुलामी प्रथा में जिस प्रकार से मजदूरों को रखा जाता था, उसी प्रकार से वो यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, मजदूरी करते हैं, ताकि वो गांव पे अपने घर परिवार को वो पैसे भेज सके। तो ये सारी समस्याएं जो शहरों में मौजूद हैं, उनमें प्रवासी मजदूर एक बड़े स्तर पे, उनके ऊपर ही ये सारी मार पड़ती है। तो उस पे एक बड़े स्तर पे रंजन ने अपनी बातों को रखा। रंजन, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे अगर कोई सवाल हमारे ऑडियंस से कुछ आता है या फिर इसके ऊपर हम कुछ और भी बात आपसे पूछना चाहें। अब हम आगे बढ़ेंगे। विजय, रंजन अपना माइक। हम विजय की तरफ आगे बढ़ेंगे। विजय विल बी स्पीकिंग ऑन दी नीड ऑफ, कोई भी सवाल हो तो हाँ रंजन, ओके। So Vijay will be speaking on the need of urban employment guarantee in the present scenario where there is a large-scale unemployment amid the inflation and all kinds of livelihood crisis. आज के दौर में जिस प्रकार से बेरोजगारी दर हर दिन के मुताबिक बढ़ती जा रही है, महंगाई अपने उच्च स्तर पे है और हर प्रकार की आजीविकाओं की संकट हमें देखने को मिलती है, खास करके जब हम शहरी इलाकों की बात करते हैं, एक बड़ा वर्ग उससे जूझ रहा है। उस बीच में शहरी गारंटी, जो एक रोजगार गारंटी की बात हम करते हैं, शहरी रोजगार गारंटी की, वो कितनी जरूरी है, उस पे विजय अपनी बात रखेंगे। सो ओवर टू यू विजय। विजय विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड मैं उसे अनुवाद हिंदी में सभी को जिंदाबाद। So I will start with an overall introduction of what is the general economic situation in cities and among the urban poor. If you look at the situation, it's not that only COVID was the first crisis that hit the urban poor. First, it started with demonetization, followed by GST, and then COVID. So this kind of a continuous three crises kept compounding the urban crisis. In a way, if you look at it, urban India was affected worse than rural India from COVID. The urban poor did not get any kind of specific relief from the government also. And even now, if you look at when the government claims that the COVID pandemic is over and the Indian economy has recovered, unemployment is still at very high levels, and inflation is also continuously increasing. If you look at the situation of the urban poor, like Rajshekhar has also referred to this in his opening remarks. The second Hunger Watch survey by Right to Food campaign had come out with some very crucial data through their study.
28% of urban households experienced severe food insecurity, in the sense that they did not know where they were going to get their food to eat from for the next day. And 69% of respondents said that their incomes decreased when compared to pre-pandemic levels. And these decreased incomes have still not recovered fully. The study also shows clearly how food insecurity and poverty were higher in urban India, among the urban poor, than in rural areas. When like if you look at it relatively, the urban poor has very few social security schemes or government policies that cater to them with respect to the rural poor. For example, the rural poor have Narega. They also have a, or if not a efficient PDS, they at least have a PDS system. On the other hand, because a huge proportion of urban workers are migrants, they cannot access the PDS system also, and they do not have any job guarantee. If you look at the kind of jobs that the urban poor are doing, most of it is just casual labor. More than 50% are engaged in casual labor, or they are self-employed doing low quality jobs. And it means that they don't have any kind of social security for their job, and once it and the quality of the jobs that they do are also very low, and they get paid low wages. Currently, a huge proportion of the educated youth are also unemployed. So, in a sense, because of the almost, according to a study by CME, almost 1.3 crore people lost their job in urban India alone during the COVID-19 pandemic. And unemployment is highest among the youth, like those between the age of 16 and 30. Unemployment is almost 20%. And women are also being disproportionately affected even in urban areas. If you look at the labor force participation rate, it is one of it's at a historically low level even for India. So in this situation is why an urban employment guarantee program becomes very crucial to safeguard urban livelihoods. So, an urban employment guarantee program will ensure that there is an kind of a upward pressure on the casual, low quality, informal sector jobs that the urban poor are. And if you look at it, it will also kind of be a pathway for economic recovery because the Indian economy is suffering from a huge crisis of aggregate demand. Or an urban employment guarantee program will directly put money in the hands of the poor, increasing their consumption, which means that the economy as a whole will benefit from this. And also, investment in a program such as urban employment guarantee becomes crucial, since most of the other programs the central government has targeted towards the recovery of the urban economy have failed. For example, the PM Awas Yojana has been a huge failure in cities, and even the Smart Cities project has, when compared to the scale it was marketed at, it has been an absolute failure. So, an urban employment guarantee program remains one of the crucial ways in which we can address urban poverty. An urban employment guarantee program will also have a significant effect on gender-based discrimination and on women empowerment, even though mostly from an economic perspective. As we saw from Narega, also many studies have shown how women have been empowered because of parity in wages, and also because of the reservation of a proportion of work only for women. There have also been some criticisms of urban employment guarantee. Some have said that it will increase private sector wages, but if you look at it, it's actually a crucial function of urban employment guarantee.
because private sector wages are at historically low. There is massive underemployment in the urban economy also. And only an increase in wages will ensure that the urban poor get at least the minimum wages to ensure their sustenance. Critics have also said that urban employment guarantee, because it will necessitate high levels of government spending, will lead to inflation. But if you look at historical evidence from Narega, that just doesn't seem to be true. There's no indication of that. And urban employment guarantee will be a crucial way to address the crumbling infrastructure of Indian cities. The Indian cities are plagued with poor roads, poor sanitation, lack of waste management, and an urban employment guarantee program will give them manpower and pathway to address these solutions. For example, we have seen how Narega has been an important tool to address rural infrastructure issues and how it has helped the rural economy. Study by Cook and Shaw also show how Narega has led to an increase of 1 to 2% of per capita GDP. So, in a way, urban employment guarantee is something that is necessitated by the very bad situation that we are currently in. When unemployment among the educated urban youth is almost 8%, and 70% of the urban workforce have said that they have no guarantee of any minimum number of days that they will get work also. So in such a case, I think uh, employment guarantee is crucial, because along with Narega and urban employment guarantee, it can become a kind of a platform for right to work, is uh, which under the right to life, the Indian Constitution becomes duty of the state and government to provide to workers. Yeah, I think Rajshekar can take over. थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया विजय। काफी एक संक्षिप्त रूप से अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी आज के समय में कितना जरूरी है और उसे कितने जल्दी ही सरकारों को लागू करना चाहिए, इस बात को रखा विजय ने, और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां दी। मैं उसे जल्दी से अनुवाद कर देता हूँ। विजय ने शुरुआत की आज की स्थिति को बताते हुए कि किस तरीके से बेरोजगारी अपने एक उच्च स्तर पे है, महंगाई भी उतने ही ऊंचे तौर पे पहुंच चुकी है। इसमें विजय ने उदाहरण के तौर पे हंगर वॉच सर्वे जो राइट टू फूड कैंपेन ने कराया था, उसमें जो निकल के आया, जो रिजल्ट परिणाम निकल के आए, जिनमें शहरी गरीबों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब रही, जहां उन्हें रोजगार, उनके सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हर प्रकार के जो अधिकार हैं उनसे वंचित रखा गया है आज भी एक बड़े समाज को। उस बात पे एक नजर रख दी विजय ने। उसके साथ ही विजय ने बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो आज बोलती है कि हम कोविड महामारी के उस दौर से निकल आ चुके हैं, लेकिन उस महामारी का एक बड़ा जो दंश पड़ा है एक मेहनतकश गरीब जनता पे, वो आज भी जारी है। तो उनके लिए वो महामारी आज भी जारी है, वो साफ तौर पे दिखाई देता है। और इन सब के बीच अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी कितना जरूरी है, उस बारे में विजय ने बात रखी कि किस तरीके से अगर हम बात करें शहरी रोजगार या फिर रोजगार की ही, उसमें महिलाओं की भागीदारी रोजगार के रूप में कितनी खराब स्थिति में है, तो उस तौर पे शहरी गारंटी रोजगार कितना एक सफल प्रयोग रहेगा कि उस जब हम लिंगात्मक जो एक भेदभाव है काम के स्तर पे, उस चीज को दूर करने में शहरी रोजगार गारंटी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के तौर पे विजय ने नरेगा का एक उदाहरण दिया, जहां देखा जाता है कि नरेगा में एक बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी है। महिला एक मजदूर के रूप में महिला वहां काम करती है और अपना जीवन यापन कर रही है। अब अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है शहर का जो
मूलभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा एक विकास है उसको पूरा करने में, चाहे वो रोड का मरम्मत हो, कोई एक पब्लिक स्पेस बनाने की चीज हो, या फिर एक शहर में होने वाले तमाम जो खर्च हैं जो सरकारों को करने की जिनकी जिम्मेदारी होती है, उस स्तर पे वो किस तरीके से अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जो शहरी रोजगार गारंटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उन चीजों को अच्छे से लागू कर सकते हैं, उस बारे में विजय ने बात रखी, जिसमें भी उन्होंने नरेगा का उदाहरण दिया कि किस तरह से नरेगा का काम जो है वो गाँव में प्राकृतिक जो हमारी पूरी एक ढांचा है उसको बचाने में एक अच्छा एक रोल और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और गांव के स्तर पे जो मूलभूत सुविधाओं की जो पूरी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसको पूरा करने में नरेगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसी प्रकार से शहरी रोजगार गारंटी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभा सकता है। इसके तमाम क्रिटिक या फिर कुछ इसमें कमियां निकालने वाले लोग ये कहते हैं कि ये प्राइवेट का जो एक दखल है उसको बढ़ाएगा, या फिर उसमें जो होने वाले वेज हैं उनको कम करेगा, कंपटीशन को कम करेगा। बट अगर हम असल तौर पे, वास्तविक तौर पे अभी देखें तो प्राइवेट नौकरियों में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम वेतन दिया जा रहा है आज के समय में एक बड़े मजदूर वर्ग को। तो इस पूरे दौर में शहरी रोजगार गारंटी उस जो मिनिमम वेज है, जो एक मजदूर को हक है जिसके लिए कई सालों से, लगभग 100 सालों से ही एक लड़ाई चलती आई है उन अधिकारों की, उन मजदूरी का जो पेमेंट है उसकी, तो उस लड़ाई को ये मजबूती देगा। तो इन सारी चीजों पे विजय ने अपनी बात रखी, और इसमें एक जोड़ने की चीज ये भी है कि हम जब देखते हैं, हम हमारे बीच रंजन मौजूद हैं, रंजन नरेगा में काम भी करते हैं और कार्यकर्ता के रूप में एक यूनियन के भी मेंबर हैं। तो नरेगा ने एक जो बहुत अच्छी चीज हमारे देश को दी है कि ग्रामीण स्तर पे एक यूनियन बन पाए हैं मजदूरों के, जो हम आज के समय में शहरों में नहीं देख पाते हैं। एक बड़े स्तर पे वो मजदूरों का एकता नहीं दिख पाती है, जो एक समय पे रही है, लेकिन आज के दौर पे जब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग छोटा मोटा अलग अलग तरह का काम करता है, उस काम की उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, तो उनका यूनियन या एकता नहीं बन पाती है। तो इस समय पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी उस यूनियन, उस एकता को भी मजबूती देगा, उस एकता को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। तो यहाँ विजय की बात को मैं समाप्त करते हुए अब लावण्या की तरफ बढ़ूंगा। लावण्या, जो ये तमाम अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी से जुड़ी तमाम चीजें हैं जो इन मदद करती हैं इसको लागू करने में, और इसमें उदाहरण के तौर पे कई राज्यों में जो स्टार्ट भी किया जा रहा है, इसको शुरुआत भी की जा रही है शहरी रोजगार गारंटी की, वो किस तरीके से कारगर है और किस तरह से पॉसिबल है आज के समय में, उन सारी पहलुओं पे लावण्या बात रखेंगे। तो ओवर टू यू। थैंक्स राज, मेरी आवाज आ रही है? ओके। सभी को जिंदाबाद और झारखंड से एक जोहार। तो मैं जैसा कि विजय और रंजन ने दोनों ने काफी बात रखी है आगे की, जो हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी की बात कर रहे हैं, खास करके पैंडेमिक के संदर्भ में ये जो मांग है ये बहुत बढ़ गई है। इसकी हमें दिखाई दे गया है कि जो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में जो नरेगा जिस तरह से संभाल पाया मजदूरों को, जिस तरह से जब कोई और रोजगार नहीं रहा, जब कुछ और नहीं बचा था, संभाल पाया लोगों को, उस तरह से शहरी इलाके में स्थिति और काफी खराब थी। हम सबको मालूम है जो भी प्रवासी मजदूरों के साथ हुआ, किस तरह से इतने उन्हें दूर दूर चलकर आना पड़ा, खाने पीने में इतनी दिक्कत हुई, ये सारा हम संदर्भ जानते हैं। तो इससे काफी हाईलाइट हुआ है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो भी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है उसके जितना ही उसका भी महत्व है, उतना ही इम्पोर्टेंट है वो, उतनी ही नीड है उसकी। तो उसकी थोड़ी सी, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं हम। जो तो मैं कोशिश करूंगी थोड़ा पहले नीड पे बात करने का, कि इसकी क्या जरूरत है, क्यों लगता है हमें जो होना होता है ये शहरी इलाके में भी और अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जरूरत है,
और दूसरा उसके बाद थोड़ी चर्चा हम करेंगे कि कुछ कुछ राज्यों में ऑलरेडी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी के प्रोग्राम लागू हो चुके हैं। इसके अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी के कुछ कुछ प्रपोजल अलग अलग लोगों ने, अलग संस्थाओं ने भी आगे रखे हैं, तो उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें कौन से फीचर हैं जो होने जरूरी हैं ऐसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में, अगर ऐसा आगे बढ़ाया जाए, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके की चीजें इसमें होनी जरूरी है। तो शुरुआत में अगर हम बात करें कि क्या जरूरत है, क्या नीड है इसकी, तो काफी कुछ रंजन और विजय ने ऑलरेडी बोला है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से पलायन किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों रोजगार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज इंडिया में, जिसकी वजह से और इतने प्रॉब्लम बढ़ते आ रहे हैं कि लोगों के पास खाने की कमी है, रहने की जगह की प्रॉब्लम है वगैरह। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो रोजगार की प्रॉब्लम है जो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में चलती है, वो आगे जाकर अर्बन एरियाज में भी फैलती है। जैसे विजय ने बताया कि हमारे अर्बन एरिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि कोविड था इसलिए अभी है ऐसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जरूरत। इसकी जरूरत हर समय होती है, इसकी जरूरत ना केवल जरूरत होती है, पर जैसा विजय ने बोला भी शुरुआत में कि हमारे संविधान में भी हम देख सकते हैं ये राइट टू लाइफ के तहत ये राइट टू वर्क आता है कि ये काम का हक है हम सबको। इसी आधार पर हमारा नरेगा भी बेस्ड है। तो इसकी अगर हम बात शुरुआत से करें तो ये रिकग्नाइज किया जाता है, संविधान में बोला गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के काफी जजमेंट आए हैं उन सब में रिकग्नाइज्ड है ये कि राइट टू लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है राइट टू वर्क ऑल्सो, कि काम का हक भी है सबको। क्योंकि काम ना हो, अगर रोजगार ना हो, तो फिर जिंदगी का जो राइट टू लाइफ में जो डिग्निटी की बात आती है कि जो जीने का जो मैनर है, किस तरह से जिंदगी चल पा रही है, वो फिर इसमें बहुत अफेक्ट होता है। तो इसीलिए ये बात आती है कि केवल ऐसा नहीं है कि कोविड के समय में हमें दिख गया कि कितनी बुरा हालत है, इसलिए कोविड के संदर्भ में हमें इसको लाना चाहिए, शायद टेम्परेरी शॉर्ट टर्म में लगाएंगे जब कभी ऐसा कोई हालात फिर से आए, पर अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ये ऐसी मांग है जो कि काफी सालों से थोड़ी बहुत चलती आ रही है। तो कोविड ने केवल इसको इतना हाईलाइट कर दिया, हमें दिखा दिया कि हमारे अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में जो रोजगार है, जो जिस तरह से काम होता है, उसके हालात इतने खराब हैं कि हमारे शहरी मजदूर की स्थिति ऐसी रही है कि थोड़ा एक संकट आया, डिमोनेटाइजेशन आई, कोविड आई, वो उतना सहने की क्षमता उनमें नहीं थी। वो कोई सेविंग्स नहीं कर पाए थे, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई श्योरिटी नहीं थी कि नौकरी हमेशा रहेगी। तो जिस तरह का अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में जैसे काम हुआ है, उस काम के जो नेचर है उस काम का, जिस तरीके से वो काम हुआ है, उस काम की वजह से भी ये नीड आगे बढ़ती है कि जैसे रंजन ने, विजय ने, दोनों ने कहा, प्राइवेट सेक्टर में इतना शोषण होता है, उधर मजदूरी कम होती है, उधर किसी भी कभी कभी 10-10, 12, 14 घंटे तक का काम करवाया जाता है, पेड लीव या फिर मेडिकल लीव वगैरह की बात तो छोड़ दो। तो प्राइवेट सेक्टर से जितना अर्बन एरिया में काम हुआ है, उसकी वजह से अर्बन एरिया में अभी जिस तरह से काम वर्क का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से काम हो रहा है, हमें दिख रहा है कि जो सारे मजदूर हैं शहरी इलाकों में, उनकी स्थिति बहुत खराब है। अगर स्थिति थोड़ी बेहतर होती, अगर वर्क के कंडीशन बेहतर होते, उनकी पेमेंट उनके वेजेस ज्यादा होते, उनको थोड़ा सोशल सिक्योरिटी दिया जाता, उनको बेनिफिट मिलते, उनको कोई प्रोटेक्शन मिलता किसी तौर का, तो जरूर ही वो कोविड के समय में इतना बुरा हाल नहीं होता लोगों का। तो हम जान सकते हैं कि स्थिति हमेशा से ही खराब रही है। तो इसीलिए नीड की बात जब हम करते हैं, कोविड के बाद जरूर वो नीड बहुत बढ़ गई है, पर ये नीड हमेशा से रही है और रहती रहेगी। और ये भी जो क्रिटिसिज्म जो विजय ने कहा, जैसे जो इसकी कमियां कुछ निकाली जाती हैं कि प्राइवेट सेक्टर में इसके बाद एम्प्लॉयमेंट देना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वेजेस बढ़ेंगी वगैरह, तो इसमें मुझे समझ नहीं आता कि कमी क्या है। तो अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में अब वेजेस बढ़ेंगी, वो उस तरह से शोषण नहीं कर पाएंगे। अगर एक अर्बन एरिया में भी, शहरी इलाके में भी इस तरह का एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो जिसमें मिनिमम वेज तक का मजदूरी दिया जाए कम से कम, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा वगैरह और कुछ कुछ प्रॉब्लम और कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड आएंगे,
तो मजदूरी में उस तरह से इंक्रीज हो, उस तरह से चेंज हो। तो अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे जाके इनको एड्रेस करना होगा, अपनी तरफ से भी वेजेस बढ़ानी होंगी, प्रोटेक्शन देनी होंगी, देखने के लिए कि उनको मजदूर मिलते रहे काम करने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कमी नहीं है, ये तो एक्चुअली अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को अब इसको इस तरह से इस पे एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी आगे बढ़ गई है। पर आगे हम एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि जैसे विजय ने भी नरेगा के काफी उदाहरण दिए कि नरेगा से किस किस तरह से जो स्थिति है मजदूरों की ग्रामीण इलाके में वो बेहतर हुई है, वो काफी साफ नजर आता है। अगर हम देखें कि जो 1990s या अर्ली 2000s के समय में जिस तरह से जो वेजेस थी, जो खासकर विमेन पार्टिसिपेशन था वर्कफोर्स में, या जो विमेन की वेजेस थी, इन सब में बहुत बुरा हाल था। तो एग्रीकल्चर वेजेस बहुत कम थी उस समय, विमेन पार्टिसिपेशन, औरतों की भागीदारी बहुत कम थी वर्कफोर्स में, और ऊपर से और जब काम करती भी थी औरतें तो उनको ज्यादातर पुरुषों से कम वेज मिलती थी। तो नरेगा जब आया, जब नरेगा में औरत को और पुरुष को एक समान मजदूरी मिलने लगी, जब एग्रीकल्चर जब ग्रामीण इलाके में वेजेस बढ़ाई गई नरेगा की वजह से, तो इसमें स्पिलओवर इफेक्ट आया इस तौर का कि बाकी ग्रामीण इलाके में जिस तरह से इकोनॉमी थी पूरी स्ट्रक्चर, वो पूरी इकोनॉमी में ही बदलाव देखने को मिला है। तो इसी तरह से हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि आगे जाकर शहरी इलाके में अगर इस तरह का एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो, जिसमें एक मिनिमम तौर से मजदूरी दी जाए, कुछ कुछ बेनिफिट मिले, प्रोटेक्शन मिले मजदूरों को, तो इसके बाद ऐसा स्पिलओवर होगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी शहरी इलाके में हम देखेंगे कि चीजें बदल रही हैं और सुधार आ रहा है। तो अब आगे बढ़ के अगर हम थोड़े ऐसे फीचर्स को मोटा मोटी डिस्कस करते हैं जो हमारे हिसाब से ऐसा टाइप का अगर ऐसी योजना बनाया जाए या ऐसा कानून लाया जाए तो उसमें होने जरूरी हैं। तो एक तो ऐसी बात है कि हमने कोविड के दौरान देख लिया कि जो प्रवासी मजदूर रहते हैं उनके पास आईडी प्रूफ का प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से वो राशन नहीं निकाल पाए थे। तो इस वजह से जरूरी है कि ये अगर अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है ये लाया जाए तो इसमें कौन भाग ले सकता है, कौन एलिजिबल हो, इसमें कोई भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि केवल जिसके पास बीपीएल कार्ड है सिर्फ वही भाग ले पाएगा, या ऐसे और रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके का काम नरेगा में करवाया गया है और शायद ही आगे जाके शहरी ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना में भी लगाया जाएगा, तो जिस तरीके का ये इंटेंसिव काम करवाया जाता है, कंस्ट्रक्शन होता है, बाकी तरीके का मुश्किल काम होता है, तो वही लोग केवल काम करने आएंगे जिनको जरूरत है इस काम की। तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाने का कोई जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि फिर से प्रवासी मजदूर जो हैं जिनके पास शायद आईडी प्रूफ नहीं है, एड्रेस प्रूफ नहीं है उस इलाके में रहने का, या जिनके पास शायद ऑलरेडी नरेगा कार्ड है, उनको इससे हटा देना कि आप नहीं अप्लाई कर सकते, ये ठीक नहीं रहेगा। ये जो जिस मकसद से लाया जाएगा ये प्रोग्राम, उस सारे मकसद को ही डिफीट करेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये प्रोग्राम हम क्यों ला रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जिसको भी इस तरीके का गारंटी चाहिए, जिसको भी इस तरीके का बेसिक मिनिमम डिग्निटी वाला काम चाहिए, थोड़े प्रोटेक्शन चाहिए, उनको ऐसा मिलना जरूरी, इनको ऐसा मिलने का प्रावधान रहना चाहिए। दूसरा, जो भी मजदूरी लगाई जाएगी, जरूरी है कि मजदूरी कम से कम जो मिनिमम वेज है, न्यूनतम मजदूरी जो डिसाइड की गई है हर स्टेट में या फिर नेशनल लेवल पे जो मिनिमम वेज डिसाइड है, कम से कम उतनी मजदूरी लगाई जाए ऐसे प्रोग्राम में। और साथ ही में जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा या दाम में बड़ा घटाव होगा तो मजदूरी को उसके साथ एडजस्ट भी होना चाहिए। और जरूर आगे ये भी हम सोच रहे हैं कि जो ऐसे प्रोग्राम को यूज जा सकता है साथ में सोशल प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए, कि जानते हैं हम कि शहरी इलाके में ज्यादातर काम जो होता है और जिन जिन लोगों की हम अभी बात कर रहे हैं वो लोग ज्यादातर ऐसे किस्म के हैं कि उनका काम सारा इनफॉर्मल सेक्टर में होता है, जहां हमने जैसे बात की मजदूरी कम है, किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है, कभी भी उनको काम से निकाला जा सकता है, उनको किसी भी तौर का मेडिकल बीमार पड़ने पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई एक्सीडेंट हो या कोई घाव चोट लगे, इंजरी हो काम के दौरान में, कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसी प्रोग्राम के साथ में जरूरी है कि
केवल काम ना दिया जाए, मजदूरी ठीक ना दिया जाए, इतना ही नहीं, साथ में इस तरह के सोशल प्रोटेक्शन हो, इस तरह का वेलफेयर पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि यही काम करने के साथ में ये सारा भी ध्यान में रखना जरूरी रहता है। तो कुछ कुछ राज्यों में, जैसे हम आगे बात करेंगे, ये चीजें लागू की गई हैं, इनके बारे में सोचा गया है, और इन्हीं आइडिया को लेकर जरूरी है अब आगे नेशनल लेवल पे बढ़ना। तो अभी अगर थोड़ा बात करें हम कि अन्य राज्यों में किस तरह का एम्प्लॉयमेंट, शहरी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऑलरेडी लागू है, तो सबसे पुराना और सबसे, जो मेरे ख्याल कहना ठीक रहेगा, सबसे सफल प्रोग्राम रहा है, केरला में रहा है, वो अयनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि 2011 से लागू हुआ था। तो इसमें ये भी काफी नरेगा से सिमिलर प्रोग्राम है। वैसा ही इसमें 100 दिन का काम दिया जाता है हर साल हाउस होल्ड को। और इसमें एक बहुत खास बात रही है कि 90% से ज्यादा पार्टिसिपेशन, भागीदारी औरतों की रही है। तो ये जैसा नरेगा में हमने देखा, जिसमें ट्रेडिशनली कम से कम 45-50% वर्कर्स औरतें रही हैं, और इसमें भी हम देख रहे हैं कि औरतों का पार्टिसिपेशन केरला में काफी रहा है, और बाकी राज्यों में भी जहाँ पे ये शुरू ही हुआ है, वहां पर भी विमेन पार्टिसिपेशन कम से कम 40-45% पर है ऑलरेडी। तो इससे हम देख सकते हैं कि जेंडर एस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो उस पर भी काफी फायदे हैं। उससे औरतों को घर के पास अपने काम मिलता है, कम से कम मिनिमम वेज पर काम मिलता है, पार्ट टाइम पर काम मिलता है। तो जब उनको कन्वीनियंट हो, घर के काम से जब वो मुफ्त हो, तब वो जाकर उधर अपना ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में भाग ले सकती हैं। और इसी तरह से बाकी कुछ कुछ राज्यों में भी प्रोग्राम लागू किया गया है। पिछले साल 2020 में जैसे उड़ीसा झारखंड ने दोनों में शुरू हुआ था एक प्रोग्राम, तो दोनों में थोड़ा अलग किस्म से स्ट्रक्चर्ड है। झारखंड में प्रॉब्लम रही है कि बजट एलोकेशन बहुत ही कम है। तो जैसे कि जब शुरू हुआ था पहले 4-5 महीने में केवल 450 करीब परसेंटेज बन पाए थे। तो इसमें हाँ, उड़ीसा में भी हम देख सकते हैं ऐसा ही प्रॉब्लम रहा है। तो उड़ीसा में वैसे अच्छा रहा है परफॉर्मेंस, काफी लोगों ने भाग लिया है। उन्होंने जिस तरह से स्कीम डिजाइन की है, जिसमें वो बाकी और प्रोग्राम के साथ कन्वर्जेंस कर रहे हैं, जैसे स्लम डेवलपमेंट वाले प्रोग्राम के साथ अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी को जोड़कर, या फिर जो उनकी उन्नति स्कीम है उसको जोड़कर उसके साथ हम देख सकते हैं कि उड़ीसा में भी काफी काम अच्छा हो पाया है। और उन्होंने अभी इस साल में बजट भी बढ़ाया है, तो देखने की बात रहेगी कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो हम देख सकते हैं कि काफी राज्यों में ऑलरेडी ये प्रोग्राम लागू हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि केवल हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, पर शहरी इलाकों में भी इसे काफी रोजगार को लेकर बहुत दिक्कतें हैं। प्राइवेट सेक्टर क्लियरली एडिक्वेट नहीं है, और एडिक्वेट है भी अगर सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी देने के लिए, तो जिस किस्म की नौकरी होती है, जिस किस्म का काम करवाया जाता है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मिनिमम वेज से नीचे काम करवाया जाता है, 8-10 घंटे से ज्यादा कराया जाता है, प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि काफी राज्यों ने अगर इसको रिकग्नाइज करके अपनाया है, तो इसलिए इस आगे बढ़ाने की इसको जरूरत है अब नेशनल लेवल पर। और नेशनल लेवल पर भी इसमें 2-3 प्रपोजल आए हैं काफी इसको डिटेल में समझते हुए। जैसे प्रोफेसर जॉन ड्रेज ने एक DUET करके एक प्रोग्राम का प्रपोजल आगे रखा था पिछले साल, जिसमें वेज एम्प्लॉयमेंट के साथ में स्किल और ट्रेनिंग की बात भी की जाती है। और इसको आगे बढ़ाकर उम्मीद है कि अगर इसको लागू किया जाए तो ये आगे जाकर एक नरेगा की तरह ही एक राइट टू वर्क का कानून किस्म का बन पाएगा। और वैसे ही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने भी एक प्रपोजल निकाला था कि इस तरह का नेशनल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी शहरी इलाके में कैसे किया जा सकता है। तो इसकी चर्चा हो रखी है। इसमें काफी टेक्निकलिटी जो है, जो लोग कहते हैं कि इस वजह से उस वजह से नहीं चलेगा, इस पर भी चर्चा हो रखी है। और काफी जो एम्प्लॉयमेंट के सोशल सेक्टर के जो एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक हैं वगैरह, उन सबकी काफी लोगों की राय है कि ऐसा प्रोग्राम की जरूरत है। और ना केवल जरूरत है, ये मुमकिन है इसको इम्प्लीमेंट करना और इसको हर नेशनल लेवल पर लागू करना। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूंगी कि ये केवल ऐसा नहीं है कि कोविड के संदर्भ में इसकी नीड आगे बढ़ी, इसकी नीड हमारे
संविधान में जो राइट टू वर्क है उससे ही निकलती है कि हर आदमी को केवल ग्रामीण इलाके में नहीं, शहरी इलाके में भी हक है कि वो एक ठीक किस्म का मिनिमम स्तर पर उनको रोजगार दिया जाए, उनको काम दिया जाए। और ये जो जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर का ज्यादातर क्या कहें वो डोमिनेंस रहा है शहरी इलाकों में एम्प्लॉयमेंट पर, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर रहा है, जो वर्क कंडीशन रही है, वो भी खराब हो गई हैं। तो फिर इन सारी चीजों को दिमाग में रख के हम कह सकते हैं कि अभी ऐसे किस्म का अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का, इसको सोचने का, इसके बारे में सही वक्त है और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद। Yeah, Lavanya. I will just quickly translate this in English for the viewers. Lavanya talked about the Urban Employment Guarantee Act, which has not been a demand only during the time of COVID, and it's been a long time demand to which is towards upholding the constitutional right of work. With the Urban Employment Guarantee, the age-old oppression which is continuing towards the working class can be addressed, which can be seen in certain places as well. Because when we talk about Urban Employment Guarantee, one of the progress which we see is the women's participation, which will be increased, and their oppression in terms of work will be addressed through this program. The example have been given by Vijay as well, how in NREGA the women participation has increased and the continuing operation on women towards the work participation has declined. Lavanya also talked about the importance of this urban employment guarantee in a urban setup, which is primarily to assure the working rights to every individual who lives in a city or in an urban space. And the urban employment guarantee would be the first step to attain overall social security net for the worker, for the individual here. Because when we talk about urban employment guarantee, through that a worker or an individual will be able to get an assured identity in a urban setup, which for the past for the whole 70 years, which we can see there haven't been any kind of a stability in terms of working class here living in a urban setup. They live in a very short-term manner here in urban spaces, and they continue the circular migration which happens on a regular basis in a very volatile manner. So this urban employment guarantee would be the first step to attain overall social security, which includes pension, ration, and other kinds of social security benefits for the worker. Lavanya also gave the examples of certain states where the urban employment kind of a program have been set up by the state governments. One of the examples were from Kerala, Ayangal, where the urban employment guarantee of 100 days of assured work was started. They going to the NREGA, where we saw that there have been a increase in women participation as well in that program. Similarly, in Odisha, it has been started, and the kind of work has been being diverse in an urban setup, where they have been involved in a waste management program as well as in other kinds of programs. One of the example is Jharkhand, where it haven't been implemented because one of the main reason is the lack of fund. And currently there have been a continued demand in Jharkhand as well ki the urban employment guarantee should be implemented in Jharkhand in a immediate basis. Professor John Reyes has recommended skill training within the urban employment guarantee, which would lead to further inclusion of this whole urban employment guarantee towards the framework of right to work, which can be seen with NREGA. So overall, even Azim Premji University ka Center for Sustainable Employment
given certain recommendation on how this act can be implemented in a much more smoother way and in a very practical manner. So overall, what we can see here, there is a very possibility कि the urban employment guarantee can be implemented in an urban setup, and it's a need and it's a constitutional right of every individual of this country to demand and guarantee of work in not only in a rural area, also in the urban setup. So for that, urban employment guarantee should be implemented as an act through our constitution. So इस चर्चा में हमने तीनों जो हमारे पैनलिस्ट थे उनसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात की और किस तरह से शहरी जो रोजगार गारंटी है वो कितना जरूरी है और उसे हम किस तरह से लागू कर सकते हैं, उस बारे में पूरी चर्चा की गई। एक विस्तृत तरीके से पूरे हर आयाम को छूने की कोशिश की गई, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का एक पूरा एक संघर्ष रहा है, चाहे शहर में होने वाले तमाम तरह के मजदूरों के ऊपर संघर्ष रहे, उन सब पे ही बात हुई है। तो इन सारे ही चीजों पे अगर किसी का, हमारे ऑडियंस के बीच में से किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछें। हमारे स्पीकर्स, तीनों ही स्पीकर्स मौजूद हैं। जी, तो और भी किसी के सवाल हैं तो हम लेके फिर शुरू कर सकते हैं। तो हमारे बीच दो सवाल तो आए। सवाल, एक तो कमेंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे सारे ही स्पीकर्स ने इस बात को रखा है कि कितना ये जरूरी है और इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। और एक सवाल दुनू रॉय जी की तरफ से है कि क्या इसे सरकारें एड्रेस करेंगी, इसे लागू करेंगी। तो कोई भी स्पीकर्स में हाँ इस बात को बोल सकता है। लावण्य, आप या विजय या रंजन, कोई। हाँ, so मैं I would like to address what Mr. Roy is saying. I think that's a fair question. Will the government, and why will the government address it? Lavanya, sorry to interrupt. Can you please also translate Dunu's question in Hindi and then address it? Sure. Or Rachit. let me. So दुनू रॉय कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, सरकार है, वो मिलकर ही मतलब उनका दोनों के एफर्ट्स के साथ या अनइंटेंशनल एफर्ट्स जैसा भी कहना चाहें, दोनों के साथ में मिलकर माइग्रेशन जो पलायन है वो बढ़ रहा है। जॉबलेस ग्रोथ जो कहते हैं, जो नौकरी बिना बनाए, नौकरियां बढ़ाए बिना जिस तरह की ग्रोथ हम देख रहे हैं नेशनल लेवल पे, ऐसा हो रहा है। जो वर्कफोर्स है, जो शहरी इलाकों में जो मजदूर हैं सारे, उनका जिस तरह से इनफॉर्मल किया जा रहा है, उनका काम, उनको प्रोटेक्शन कम मिल रही है, ये सारी चीजें सरकार मिलकर ही कर रही है प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो इस तरह के संदर्भ में क्यों हम सोच सकते हैं कि सरकार चाहेगी, इसको एड्रेस करना चाहेगी कि हम इनकी बात सुने और इस तरह का अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम क्रिएट करें, जबकि लगता नहीं है कि सरकार का कोई इसमें दिलचस्पी है या उनकी तरफ से कोई इंसेंटिव है इस तौर का। तो मैं बस थोड़ा इतना ही कहना चाहूंगी कि सरकार के क्या इंसेंटिव क्या है, what is their intention is not something that we can dictate or control, but beyond that it's important for us to recognize the need for doing this and try to fight for that and push for that, for all of the reasons that we've been speaking about for a while. And I think that state has to be pushed to recognize these things and address them and do it. Like, why did the state do Narega? It's not like the state is enjoying spending so much money, but rather that the way that the state is approaching
the need for employment guarantee has to also shift, that we need to see it not just as, you know, the government now has to spend, or, you know, whatever 50 crores more on doing this or something, but rather that it's something that is the right of the people that we're talking about. And also secondly, it's not even just an expense, केवल सरकार का खर्चा नहीं है ये, उनका स्पिलओवर इफेक्ट भी होता है, जैसे विजय ने, मैंने भी बात की पहले। इसको हम जैसे अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, देन मे बी माइग्रेशन pressure will ease up on tier 1 cities and people will find it more like profitable to migrate to smaller towns as well. So there are, I think it's important not to see it as, but why should, you know, the state do it? The state should do it because we're, as you know, citizens of the country, we have a right to demand that. And also secondly, in the long run, I do believe it's beneficial for the state as well, in terms of increasing incomes of people and therefore consequently increasing like consumption demand and so on. So I think I'll stop here. If Vijay or Ranjan आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो. Yeah. So I think Dhanuraj ji, he is making a valid point, but in the last 30 years, all governments have been following a neoliberal pathway, and it's not like they have not done anything for the people, in a sense that the people have to, through mass movement, social pressure, and the electoral pressure on the government, the people have to ensure that an urban employment guarantee program is bought in. The government is not going to do anything for the people, but they can be made to do things. For example, even NREGA or RTI, both of these came after mass pressure from the people. And also, this is the BJP regime, but even then they were forced to extend PMGKAY. And another point I would like to make is not just the central government, even the state governments are as neoliberal as the central governments, but then they have implemented acts and very effectively also in some places like Kerala. So it's more of it's a question of political will, but also how much the people are able to enforce their will on the government and make them act. बस विजय और लावण्या ने जो अंग्रेजी में बोला उसे हिंदी में संक्षिप्त में एक साथ ही अनुवाद कर दूंगा कि जो सवाल दोनों रॉय जी का रहा कि क्या यह सरकार इस चीज को करेगी या इस चीज को एड्रेस करेगी आज के समय में, तो इस चीज का जवाब लावण्या और विजय ने दोनों ने एक ही तौर पे कुछ मिला जुला ही बात कहा कि किस तरीके से हम जब पिछले 20-30 सालों से देखते हैं, जब हम जन अधिकार और नागरिक अधिकारों से जुड़े कानूनों की जो हमने संघर्ष देखे हैं, उनके लागू होने तक का संघर्ष देखा है, तो उसमें जन आंदोलन और जनता की भागीदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसी प्रकार से ही इसकी भी हम हम इसको धरातल पे वास्तविकता में तभी देख पाएंगे जब जन आंदोलन के रूप में यह मांग उठेगी जनता द्वारा, लोगों द्वारा, कि काम का अधिकार हमारा एक महत्वपूर्ण अधिकार है और वो हर सरकारों को उसे देना ही होगा। और आज के दौर पे जब हम देखते हैं कि जिस स्तर पे बेरोजगारी जा चुकी है, जिस बेरोजगारी को छुपाने के लिए सरकार हर प्रकार के सांप्रदायिकता और नफरत को फैलाना चाहती है, उस काम के अधिकार को छुपाने के लिए, तो इस दौर में किस तरीके से इस तरह का एक नागरिक अधिकार, काम का अधिकार कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो मैं इसमें बस एक बात, राजेंद्रन जी ने प्राइवेटाइजेशन, जो निजीकरण का एक जो बढ़ोतरी हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आने की वजह से, हर प्रकार से जिस तरह से एक खुली छूट दी जा रही है निजीकरण को, उसके खिलाफ भी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, शहरी रोजगार गारंटी जो है वो कितना कारगर होगा, एक उसके खिलाफ एक हथियार के रूप में, एक लड़ाई के रूप में खड़ा हो सकता है इस पूरे नव उदारवाद और निजीकरण के एक बढ़ते साम्राज्य के सामने। तो ये बात रखी। बिल्कुल बिल्कुल, आज के दौर में हर ही नागरिक अधिकारों पे एक बड़ा हमला रहा है इस वर्तमान सरकार द्वारा, चाहे वो बजट कटौती हो, चाहे श्याम, आपने हाथ खड़ा किया था, अगर आपका सवाल है तो आप बोल भी सकते हैं। को आवाज आ रही है क्या?
क्योंकि मेरा थोड़ा मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू, मैं 2 बार बाहर निकल गया, कोशिश कर रहा हूँ फिर से जुड़ने की। पर मैं बता रहा हूँ कि पता नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि विजय भी बता रहा था, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने इस साल बजट में कहा है। हेलो राज, आवाज़ आ रही है? तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इस बार कहा है कि वो भी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी लाना चाहती है। तो मेरा यही एक सवाल था कि क्या वो नरेगा की तरह टाइम बाउंड होगा या टास्क बाउंड होगा, किस तरीके से? जैसे नरेगा राजस्थान में टाइम बाउंड के बजाय टास्क बाउंड है। और इसी के साथ साथ अगर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कई राज्यों में, जैसे राजस्थान में एक बहुत बड़ी चूक हुई है, वो है सोशल ऑडिट। अगर नरेगा के साथ साथ जो सोशल ऑडिट का ढांचा अगर उस समय ही बन गया होता, तो शायद मुझे लगता है कि और भी बेहतर नरेगा होती आज। तो क्या अर्बन रोजगार गारंटी जब हम शुरू से ही लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसमें सोशल ऑडिट का कुछ ढांचा अलग से अभी सोचा जा रहा है, या जिस प्रकार नरेगा में अभी है कि अगर आपको एक जॉब कार्ड बनाना है तो आपको पूरा राशन कार्ड अलग से चाहिए, ये चाहिए, वैसे कानून में उस तरीके का नहीं है। वो मानते हैं कि अगर एक शादीशुदा है, परिवार है, तो हम उसको एक 100 दिन की गारंटी का कानून देते हैं। लेकिन अक्सर ये होता नहीं है। अक्सर कर्मचारी मजदूरों को दबाते हैं, कहते हैं कि नहीं, आपका ये सारे कागज लाओ, तभी हम आपको ये अलग तरीके से रोजगार देंगे। वो कहीं ना कहीं लड़के जब कोई लोग लेते हैं तो उनको मिलता है, ये आसान है। लेकिन आगे से कैसे इस तरीके से, और क्या किस तरीके से क्राइटेरिया होंगे कि कैसे तय करेंगे कि इसको रोजगार की जरूरत है या इसको नहीं है? तो यही मेरे 2-3 सवाल थे। धन्यवाद राज। शुक्रिया श्याम, बहुत ही जरूरी एक सवाल है। तो लावण्या, विजय, रंजन, कोई भी इस पे बात रखे, शुरुआत करो। हाँ, सो राजस्थान का जो श्याम जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि इस साल अनाउंस हुआ है। मेरी जितनी जानकारी है उसका डिटेल अभी नहीं, मतलब किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी वगैरह, उतना जानकारी अभी आया नहीं है कि किस एग्जैक्टली किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। तो वो नरेगा से कितना मिलता जुलता होगा वो मैं अभी नहीं कह सकती। अगर और किसी ने इसके बारे में और पढ़ा है तो प्लीज बोलिएगा। मैंने जितना पढ़ा था उससे आगे नहीं पता मुझे। दूसरा, जैसे जो आप कह रहे हैं कि किस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसमें सोशल ऑडिट का क्या रोल रहेगा। वो सोशल ऑडिट का रोल रहना चाहिए जरूर, क्योंकि जिस तरह से नरेगा चला है या फिर इस तरह का अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलेगा, उसमें बहुत जरूरी होगा इंश्योर करने के लिए कि आगे जाके जितने भी काम हो, जो जो मजदूर हो, उन सबका ऑडिटिंग हर समय होता रहे। और ऑडिट की टीम भी हमेशा इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए डिपार्टमेंट से, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हमेशा। तो ऑडिट का भी हम देखें तो कुछ कुछ जगह में जहाँ स्टेट में हुआ है, जैसे उड़ीसा में, केरला में, अभी आई डोंट थिंक ऑडिट का रिपोर्ट इतना, एटलीस्ट मैं तो नहीं पढ़ी हूँ, पर प्रोविजन डाला गया है कम से कम कि होना चाहिए। और जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रपोजल था नेशनल लेवल पे इस तरह की स्कीम का, इस तरह के प्रोग्राम का, तो उसमें भी काफी जोर डाला गया है कि पारदर्शिता को, जवाबदेही को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए सोशल ऑडिट यूनिट होना चाहिए। और ये हमेशा लोकल लेवल पे ही ऑपरेट करना चाहिए। तो जैसे अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं तो वार्ड स्तर पर, जो वार्ड स्तर पर सोशल ऑडिट होना चाहिए, कंकरेंट सोशल ऑडिट, हर काम का, हर योजना का, हर जॉब कार्ड का, हर रिपीटेड ये मंथ, कुछ मंथ्स में डिसाइड होना होगा, जैसे हर 6 महीने या ऐसा कुछ। तो इसका प्रावधान मतलब प्रपोजल में एटलीस्ट रहा है। हर स्टेट्स की तरफ से हर स्टेट की तरफ से भी जो प्रोग्राम है अभी तक, उनमें भी डालना जरूरी है। तो इस पे मतलब पुश हमारी तरफ से भी रहेगा। और ये मिस्टर रॉय भी आगे पूछ रहे थे कि कुछ बाकी राज्यों की तरफ से जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उस पे एनालिसिस हुआ है कि नहीं। तो जितना जैसे कि राजेंद्र ने भी कहा, कुछ काम अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कर रही है। इसके अलावा केरला की जो योजना है वो क्योंकि 2011 से है, तो उसके ओवर इतना समय रही है कि उस पे एनालिसिस हुआ है, एक आध पेपर है उस पे। बाकी ओडिशा की जो स्कीम थी उस पे भी 6 मंथ का एनालिसिस हुआ था, कुछ इधर उधर
न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह हैं, बट इन डेप्थ कोई एनालिसिस अभी तक नहीं और मिला है और किया गया है। तो होपफुली जब और कुछ समय वो इम्प्लीमेंट होंगे, उसकी परफॉर्मेंस हम देखेंगे, देन वील बी एबल टू have more reports assessing their performance and perhaps also their scalability to the national level. शुक्रिया लावण्या। रंजन से एक सवाल था। रंजन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल रहा है कि रंजन, आवाज आ रही है? रंजन, क्या आवाज आ पा रही है रंजन? तो अभी रंजन का नेटवर्क शायद ठीक नहीं है, तो हम दोनों जी ये का एक शाम को और। कुछ और राजशेखर, सॉरी, शाम को भी कुछ और जोड़ना है क्या? देख लो। अच्छा, हाँ, श्याम, अगर आपको कुछ जोड़ना हो तो। हाँ राज, मुझे जोड़ना है। और मैं यही जोड़ने के साथ मैं यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी जो तेलंगाना का एक हमें करना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना सरकार में जो नरेगा का जो अभी सोशल ऑडिट का एक ढांचा बना है, एक गजब का उदाहरण हो सकता है हमारे सामने। और दूसरा ये, क्योंकि जब सोशल ऑडिट नहीं है, सोशल ऑडिट से मुझे लगता है दो फर्क सबसे बड़े आएंगे। आवाज आ रही है राज? हाँ हाँ, बोलो बोलो। आ रही है, हाँ। अभी नहीं आ रही है आपकी आवाज श्याम जी, पहले आ रही थी। आई थिंक नेटवर्क। हाँ, शायद उनका नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा होगा, क्योंकि वो हेलो अब हो गया। हेलो। हाँ हाँ, मुझे लगता है चाहे वो गारंटी हो, चाहे वो शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी हो, मुझे लग रहा है ये सोशल ऑडिट का ढांचा भी अगर हम सोच पाए तो उसे एक मजबूती देंगे, क्योंकि जब जरूरतमंद इंसान इसके करीब आएगा जिसे अगर जरूरत होगी, तो मुझे लगता है हमें इसे भी एक विचार में रखना चाहिए। सही एक विचार के लिए है। और दूसरा मेरा यही सवाल था कि ये टास्क बाउंड हो गए तो किस प्रकार के टास्क होंगे, ऐसा कुछ अगर आइडिया है तो। नहीं तो कोई नहीं, अगर है तो बता सकते हैं। कहाँ थे? हेलो, हाँ रंजन बोलो, अभी तुम्हारी आवाज आ रही है तो बोलो थोड़ा सा। आई थिंक श्याम का जो सवाल है उस पे एक बात रख के फिर हम रंजन की तरफ बढ़ सकते हैं। कोई भी, अगर विजय या आपने कोई अगर उस पे बात रखी। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सॉरी, सवाल एक बार दोहराएंगे आप? मुझे मिस हो गया, लाइट चली गई इधर। हाँ। श्याम, क्या आप सवाल दोहरा पाएंगे, या विजय अगर आपको सवाल याद है तो आप इस पे। मेरा नेटवर्क थोड़ा। श्याम ने थोड़ा अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का मॉडलिटीज के ऊपर सवाल पूछ रहा था कि काम टाइम बाउंड होगा या टास्क बाउंड होगा। ये मेरे हिसाब से ये नरेगा से बहुत कुछ सीख सकता है, पर जो सेम नरेगा का इम्प्लीमेंटेशन शहरी रोजगार योजना में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो काम शहर में होता है और गांव में होता है बहुत ज्यादा फर्क है। जो काम शहर में हो सकता है उसका स्कोप भी ज्यादा है गांव से। तो इसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज करके फिर डिसाइड करना पड़ेगा। ये सारे जो स्टेट्स में स्कीम्स हो रहे हैं उनसे उनको भी स्टडी करके उनसे क्या निकल के आ रहे हैं उसके बेसिस पे भी फिर चेंज करना पड़ेगा कि फिर स्कीम को अपडेट करना पड़ेगा। राइट।
तो बस थोड़ा सा मैं जोड़ती हूँ कि अभी तक जितने जहाँ जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडी होती है, यानी कि जो वार्ड है या म्यूनिसिपैलिटी है, ज्यादातर वही इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी रहे हैं। और ये मेरे ख्याल प्रिंसिपली देखें तो ये सही भी है कि ओके, ये सही भी है कि ऐसा होना चाहिए कि लोकल लेवल पर जो बॉडी है उसका इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, ताकि मॉनिटरिंग वो ठीक से कर पाए। उनके पास अपनी तरफ से ऐसा डिसाइड करने का लीवे होना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट पे वो फोकस करना चाहते हैं, उनके एरिया में क्या ज्यादा जरूरी है, कि हॉस्पिटल पर काम करना है, स्टॉर्म ड्रेन पर काम करना है, या कोई इन्वायरमेंटल पार्क वगैरह पर काम करना है। तो उनको ये डिसाइड करने का लीवे भी मिलना चाहिए। और साथ ही में जैसा विजय भी बोले, जिस तरह के काम होंगे शहरी क्षेत्र में वो ऑफ कोर्स ग्रामीण इलाकों से काफी अलग होंगे। एक तो कि ग्रामीण इलाके में नरेगा का काम, जैसे हम देखेंगे कि जब हार्वेस्ट का सीजन नहीं है, जब ऑफ सीजन होता है, तब नरेगा में डिमांड बढ़ता है वगैरह, तो वो काम करने का तरीका ही अलग रहता है। और दूसरी तरफ शहरी इलाके में इसको हम उस तरह से नहीं देख रहे कि जब लोगों के पास काम नहीं है तब करेंगे, पर इंस्टेड की वो काम साल भर चलता रहेगा। तो जिस तरह का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेंटेनेंस पे काम किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल एरियाज रिकग्नाइज किए जा सकते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो सकती है कि किस तरह से कितना कितना क्या इंडिकेटर्स पे क्या परफॉर्मेंस रही है ओवर टाइम। बाकी जैसे जॉन ड्रेस का जो प्रपोजल है उसमें बात होती है कि एक तरह से अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं कुछ सरकारी ऑफिस में या स्कूल में, या सरकारी जो पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं। तो काम का नेचर भी अलग होगा एंड मोडालिटी जो है वो नरेगा के प्रिंसिपल पर ही, जो लोकल बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपैलिटी हुआ या वार्ड हुआ, उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। ये ज्यादातर राय रही है। और जो स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन है वो भी म्यूनिसिपैलिटी वाइज ही अभी तक हो रही है। तो ये लावण्य ने जो बात कही, इसी को बस थोड़ा सा बढ़ाते हुए, जैसा कि अभी एक कमेंट आया जो कि शहरी रोजगार गारंटी पे क्रिटिक के रूप में बात होती है कि नरेगा की तरह यह शहर में कभी ये काम कारगर नहीं होगा, कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। तो उस पे ही जैसे लावण्य ने जो बात कही कि जिस प्रकार से नरेगा ने ग्रामीण जो उनका पूरा ढांचा है, ग्रामीण स्तर का जो पंचायत है, पंचायत को मजबूत करने में जो एक भूमिका निभाई है नरेगा ने, उसी प्रकार से जो शहरी रोजगार है गारंटी है, वो जो शहर के जो ढांचे हैं, जिसमें निगम आता है, जिसमें जो ये पूरा म्युनिसिपल बॉडी आती है, ये उसको मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो विकेंद्रीकरण है हमारे पूरे एक संवैधानिक ढांचे का, उसमें शहरी रोजगार गारंटी एक बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद में लाने जाने की कोशिश की जानी चाहिए। और जब हम बात करते हैं शहर में होने वाले कामगारों के ऊपर उत्पीड़न और शोषण की, तब हम असंगठित क्षेत्र की ही बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग असंगठित क्षेत्र के पूरे उसमें ही मजदूरी के रूप में मजदूरी कर रहा है। तो शहरी रोजगार गारंटी उस असंगठित क्षेत्र के सामने एक वो बन के रहेगा, एक ऑप्शन बन के आएगा, जो कि उस पूरे असंगठित क्षेत्र को खत्म करने की भूमिका निभा सकता है। ऑल्सो अगर रंजन आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा बताएं कि रंजन क्या आवाज आ पा रही है? रंजन का नेटवर्क काफी ही बुरा हो गया। अच्छा, हेलो रंजन, आवाज आ रही है? रंजन को आवाज नहीं आ पा रही है। मीरा का एक सवाल है
अगर रंजन को आवाज आए तो रंजन, विजय या लावण्या, आप में से कोई भी दे, इसे मैं इंग्लिश में, डू एनी ऑफ यू सी दिस बिकमिंग एन इलेक्टोरल इशू बिफोर अपकमिंग असेंबली इलेक्शन इन एनी स्टेट्स और मेकिंग दिस एन इलेक्टोरल इशू फॉर पार्टी टू रिस्पॉन्ड ऑन? आर यूथ इन पर्टिकुलर विलिंग टू रेज दिस? क्या हमारा युवा वर्ग इस मुद्दे को उठाने में भूमिका निभा रहा है या दिलचस्पी ले रहा है, और आने वाले जो तमाम राज्य स्तरीय इलेक्शन है, चुनाव है, उनमें क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन के, एक चुनावी मुद्दा बन के उभर सकता है? इस पे आप लोगों का एक कमेंट चाहिए। विजय, लावण्या, रंजन, कोई भी अगर बोलता है। I don't think this is a question of will this become an. This is the question of will this become an electoral issue, but rather it has to be made an electoral issue, because if you look at the kind of crisis that people are facing both in rural and urban India with respect to employment and inflation, and is this people are not able to live their day-to-day livelihoods, they can't sustain themselves. So, in a sense, it has to be made an electoral issue. And with reference to youth in particular, it's clearly visible that there is mass unrest among the youth, especially with educated youth with respect to employment. We saw last year also how the railway strike in UP and Bihar was carried out almost spontaneously by people preparing for entrance exams. It was not carried out by any political party or union. So I feel like there is scope for mobilizing the youth along these issues, and people, especially opposition political parties and social movements, have to take this up very seriously and make this an electoral issue. तो विजय ने संक्षिप्त रूप से ये बोला है कि इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बिल्कुल ही बनाना चाहिए, और आज के दौर में जब हम देखते हैं तो एक बड़े युवा वर्ग में इसके खिलाफ एक बात तो है, लेकिन एक मजबूत रूप से एक आवाज नहीं उठ पा रही है। लेकिन हमने अगर पिछले कुछ राज्य के चुनाव देखे तो उनमें छिटपुट रूप से रोजगार का एक मुद्दा रहा है, लेकिन शायद जो अभी की मौजूदा सरकार है और जो पूरा एक ढांचा है, फासीवादी ढांचा है, जिसमें सांप्रदायिकता और तमाम तरह की नफरतों को ज्यादा तरजीह दी जाती है एक बड़े फोर्स की तरफ से, तो उसमें कहीं वो दब जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार इलेक्शन की या फिर यूपी के चुनावों की, तो युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा एक सवाल जो तत्कालीन सरकारों से यही रहा कि किस तरीके से रोजगार के मुद्दे पे ये सरकारें बात नहीं कर रही हैं। तो इस प्रकार से हमें विजय ने ये बात रखी कि ये मुद्दा बिल्कुल आगे भी बनेगा, और होपफुली मतलब उम्मीद है सभी को कि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बने। और जिस प्रकार से नरेगा के लिए एक बड़ा आंदोलन रहा था सन 2000 के करीब में, बड़ी यात्राएं निकली और एक जन आंदोलन के रूप में, जन भागीदारी के रूप में नरेगा कानून के रूप में देश में आया, तो उसी की उम्मीद एक युवा वर्ग भी रखता है कि किस तरीके से शहरी काम की गारंटी जो है वो काम के अधिकार के रूप में शहरों में किस तरह से लागू, उसमें युवा वर्ग की क्या भूमिका है, वो किस प्रकार से आगे आ सकता है। तो इस तमाम उम्मीदों के साथ ही ये पूरा संघर्ष लड़ा जा सकता है और इसे लागू किया जा सकता है। राजेंद्र, अगर आप कुछ अपनी तरफ से टिप्पणी देना चाहें कि किस प्रकार से हम इससे आगे जा सकते हैं, हम युवा वर्ग, हम आपको भी युवा में मानते हैं। सभी को पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया और जिंदाबाद। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने बात रखी है, और ये सवाल मेरे ख्याल से बहुत ही अहम सवाल है, जैसे कि आपने भी उठाया है। पहली बात तो बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज जो मेरे ख्याल से चर्चा जिस पे कम हो रही है वो ये बात है कि जैसे एक पारदर्शिता की ही बात की जाए तो एक बहुत जरूरी चीज है जिसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कहते हैं।
जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि कंजम्पशन किस तरीके से हो रहा है ग्रामीणी क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों तरफ। तो एक चीज तो उसको 2019 में वो निकलने का बात था, लेकिन वो निकला नहीं। सरकार ने उसको दबा दिया क्योंकि उस पे कुछ ऐसे आंकड़े ऐसे थे कि लोगों को, सरकार को पसंद नहीं आए आंकड़े, तो इस वजह से उस पूरे चीज को दबा दिया गया था। तो वो फिर लीक हुई थी। लीक होने के बाद हमें पता चला कि किस तरीके से लोगों का कंजम्पशन पिछले 2012 से 2017 के दौरान सबसे बहुत ज्यादा कम हो गई है। और ये भी एक, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, साथ में इस चीज को भी हम देखें तो हमें ये दोनों आंकड़ों को एक साथ देखें तो पता चलेगा कि पिछले 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 सालों में कंजम्पशन घटा है। और कंजम्पशन घटने का ये मतलब है कि लोगों के पास खाने के लिए या और चीजों में पैसा खर्च करने के लिए पैसा कम हो गया है। तो ये बड़ी गहरी चीज है। और साथ ही साथ अगर हम 2-3 और चीजों को देखें, जैसे कि दूनू जी ने भी कहा था कि एक तरह से निजीकरण का बहुत ज्यादा प्रवाह हो रहा है, और इसके कई सारे हमें दिखते भी हैं कि किस तरीके से, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी का जो रेशियो है, कॉर्पोरेट टैक्स घटता गया है पिछले 10 सालों में। ये भी एक देखने लायक चीज है। कई सारे बैंकों का मर्जर हो गया है, तो इसकी वजह से क्रेडिट मिलना भी लोगों को शायद इस पे मुश्किल हो सकता है कि किस तरीके से लोगों को क्रेडिट मिले ताकि वो अपने स्वरोजगार के लिए कुछ काम कर पाए। इसके साथ एक और चीज जो बहुत मेरे ख्याल से संगीन चीज है, वो है लेबर कोड का आना। लेबर कोड, जो 4 लेबर कोड हैं, वो कई सारे कानून को उसके अंदर रख के 4 लेबर कोड बनाए गए हैं। और इस लेबर कोड जब हुई थी तब वो बिल्कुल प्रवासी मजदूरों का जो क्राइसिस हुआ था उसके तुरंत 3-4 महीने बाद ही ये हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि जैसे ही प्रवासी मजदूर हुआ, उसमें प्रवासी मजदूरों का क्राइसिस हुआ, उससे तो हमें पहले ये पता चला कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं या ठेकेदार हैं, उनमें कोई जवाबदेही की कोई बात है ही नहीं। इसी वजह से कई सारे लोग सड़कों पे आ गए थे, अगले दिन भूख से मर रहे थे। ये एक अहम सवाल है हमें जानने के लिए कि उसके बाद बिहार में, ये मीरा का भी सवाल था, उसके बाद तुरंत 5-6 महीने बाद बिहार में जो चुनाव हुए थे, लेकिन उस पर वो प्रवासी मजदूरों का क्राइसिस जो बिहार पे सबसे ज्यादा असर पड़ा था, बिहार के मजदूरों पे, फिर भी चुनाव में उसका ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखा। तो ये अहम बात हो जाती है कि हम इन मुद्दों को किस तरीके से इसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। एक जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की वर्ग है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक तरह से हमें उजागर करने की बहुत जरूरत है कि ये तो शहरी रोजगार गारंटी तो है, लेकिन दोनों के साथ हमें उजागर करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आज वो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन कल कभी ना कभी वो इफेक्ट होंगे इस तरीके के पॉलिटिक्स की वजह से। तो हमें, मेरे ख्याल से, जब भी हम एक चीज हम सबको मिलकर सोचना चाहिए और इस पर काम भी करना चाहिए कि हम मुद्दों को अलग अलग ना देखें, क्योंकि हर एक पैसा जो इस तरीके के राइट्स बेस्ड काम से घट रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं और खर्च हो रहा है। और वो कहाँ खर्च हो रहा है? वो पैसा खर्च हो रहा है हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने में, वो पैसा खर्च हो रहा है जातिवाद के मामले में। तो इस तरीके से हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो पैसा यहाँ से कम हो रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, और इसका हिसाब हमें मांगना चाहिए। और ये बात वही आ जाती है कि नफरत की राजनीति को कैसे घटाएं, और जो कंस्ट्रक्टिव राजनीति है, यानी कि जिस तरीके से लोगों के हाथ में पैसा आए, रोजगार बढ़े, क्योंकि ये बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव तो है ही, क्योंकि एक तरीके से अगर हम संवैधानिक ढांचे में अगर लोगों को इक्वालिटी, राइट टू लाइफ का एक मुद्दा है, साथ ही साथ ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। ये बात हमें निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए कि इकोनॉमी के लिए क्यों अच्छा है कि इस तरीके का एक रोजगार गारंटी बने। मेरे ख्याल से दोनों मुद्दों को हमें साथ में आगे लाके किसी तरीके से युवाओं को इसमें ज्यादा जुड़े तो अच्छा रहेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पैनलिस्ट को मैंने बहुत गौर से सुना और बहुत अच्छा लगा सुन के। बस यहीं पे मैं रोक रहा हूँ अपनी बात को। राजेंद्र जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सुझाव और बात रखी राजेंद्र जी ने, जो युवा वर्ग और हम सभी को इसको अपने काम में, अपने पूरे संघर्ष में लागू करने की जरूरत है। किस तरीके से आज का जो पूरा दौर है,
उसमें मजदूरों के खिलाफ हर तरह की चीजें मौजूदा सरकार द्वारा की जा रही है, चाहे वो लेबर कोड हो, चाहे नफरत की राजनीति हो। उस बीच में हम इस तरीके की जो जन अधिकार, नागरिक अधिकारों से जुड़े जो कानून हैं, उनके हक अधिकार हैं, उसकी हम जब बात रखते हैं तो वो लड़ाई और भी चुनौती के साथ हमारे सामने होती है, जिसे मजबूती से हमें लड़ने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी को लाते हुए इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, जिसमें हर प्रकार के लोग, हर प्रकार की बात और जो मुद्दे हैं उनको सम्मिलित करना एक उसमें एक पूरे ढांचे में बहुत जरूरी है। तो क्योंकि रंजन का नेटवर्क खराब है, बारिश की वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम कंक्लूडिंग कमेंट्स विजय और लावण्य से अभी ले पाएंगे, क्योंकि रंजन निकल भी चुके हैं, उनके यहाँ बारिश हो रही है, अभी उन्होंने मैसेज किया। तो विजय और लावण्य, आप एक आखिरी के कुछ संक्षिप्त में बात अपना रखना चाहें कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में, फिर हम इसे खत्म करेंगे इस पूरे चर्चा को। मैं बहुत शॉर्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स बोल देता हूँ। जैसे रंजन जी ने भी बोल रहे थे, इसको ये सारे चीज को एकजुट देख के एक सिस्टमेटिकली अप्रोच करना चाहिए। ये अलग अलग मुद्दे नहीं है, पर ये न्यूलिबरल फासिस्ट गवर्नमेंट का एजेंडा के रूप में देखना चाहिए। और जैसे लोग बोल रहे थे कि सारे ये चीजें जो हो रहे हैं वो एक तरह से मजदूर किसान वर्ग, अगर हम रोजगार की मैटर में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखें, वो भी जो अभी भी एजुकेटेड यूथ का बड़ी संख्या है, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनपे और दबाव बनेगी, वो उनका एजुकेशन लेवल्स को घटेगी, और जो एम्प्लॉयबल उनको नौकरी करने लायक शिक्षा पढ़ने नहीं अलाउ करेगी। तो एक तरह से ये सारा मुद्दे को एकजुट करके देखना चाहिए, और फिर ही हम इस मामले को इलेक्टोरली भी जीत पाएंगे, लोगों के बीच पहुंच पाएंगे, और एक दबाव भी बना पाएंगे सरकार को। एटलीस्ट अगर पता नहीं कि ये सरकार को बदल पाएंगे हम, पर एटलीस्ट जो स्केल को मजदूर किसान वर्ग की तरफ थोड़ा टिल्ट करने के लिए। शुक्रिया। मैं भी केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जो हमारे पूरी चर्चा रही है आज की, उससे मेरे ख्याल काफी साफ नजर आता है कि इसकी जरूरत कितनी है। जो हम तीनों ने बात की और जो बाकी बाद में अन्य सवालों से, टिप्पणियों से पता चल रहा है कि इस तरह की शहरी रोजगार गारंटी योजना की जरूरत तो है ही, पर उसके साथ साथ संविधान के द्वारा इसका प्रावधान भी है, जिसको हमें सरकार पे दबाव डाल के इंश्योर करना होगा कि वो फुलफिल करे अपनी जिम्मेदारी सरकार, क्योंकि ये हमारा हक है। और जैसे जैसे कि बाद में बात की चर्चा भी रही है कि ये सरकार करेगी कि नहीं, कि इसको कैसे हम बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। तो वही बात है कि अब हमारे ऊपर ही है कि कैसे हम जिस तरह से सरकार ने सबको एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करके रखा है, ऐसे मुद्दों के आंकड़े नहीं निकाल रहे हैं वो लोग, हमें सच्चाई छुपाने की कोशिश चल रही है। तो इसी सब को हमें सामने लाना होगा, कोशिश निरंतर करती रहनी होगी कि इस पर काम चलता रहे, क्योंकि ये बहुत बहुत जरूरी मुद्दा है। जैसा हम सब ने बोला है कि ये केवल रोजगार की बात नहीं है। रोजगार ना होने पर जो जिस तरह का खाना पीना मिलता है, जिस तरह की एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आवास की बात है, हर चीज की बात रोजगार से ही, काम से ही कनेक्टेड है। तो ये बड़ा मुद्दा है जो हम सबके लिए, मतलब एज एज यूथ तो जरूरी है ही, और हमको इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। बस, धन्यवाद। शुक्रिया विजय, लावण्या। रंजन हमारे बीच इस
चर्चा में अभी मौजूद नहीं है क्योंकि उनका नेटवर्क काफी खराब हो चुका है। उन्होंने अपनी तरफ से जो बात रखी है उसको ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सारे ही मुद्दों पे सरकार की जवाबदेही की बात को बढ़ाया है। इसके अलावा अगर हमारे ऑडियंस के बीच में किसी का कोई एक कोई पॉइंट या फिर कमेंट हो आखिरी कुछ, तो वो रख सकता है कोई भी। राजशेखर, अगर इजाजत हो तो जस्ट एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं राजेंद्रन बोल रहा हूँ। हाँ, बस एक छोटी सी बात है। ये है कि इस सरकार का जो चहल पहल है, जिस तरीके से ये काम कर रही है, इस पर अगर हम इसकी तुलना की जा सकती है 1970 और 80 के दशक में, जिस तरीके से चिले जो राज्य है दक्षिण अमेरिका में, वहां पे जिस तरीके से एक तरीके ऑगस्ट पिनोशे नाम के एक डिक्टेटर आए थे और उन्होंने निजीकरण का एक बहुत बड़ा प्रवाह हुआ था वहां पे, और जिसको नाओमी क्लाइन जो एक जानी मानी पत्रकार है, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है कि इसको डिजास्टर कैपिटलिज्म भी कहा जा सकता है। किस तरीके से डिजास्टर यानी कि बड़े महामारी जैसे डिजास्टर का इस्तेमाल करके निजीकरण को आगे बढ़ावा दिया गया है और इससे ह्यूमन राइट्स पे क्या फर्क पड़ता है, इस पर वो किताब बहुत अच्छे तरीके से चिली के इतिहास को लेके लिखा है। और कहीं ना कहीं हम आज की तारीख में जिस तरीके से आज की भारत की सरकार है, वो उसके साथ हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद की भी एक किरण यहाँ पे ये है कि आज की तारीख में जो चिली जो राष्ट्र है, चिली जो देश है, वहां पे एक युवा मूवमेंट से ही आके आज वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं। गैब्रियल बोरिच उनका नाम है, जो एक युवा मूवमेंट से आए हैं। और आज की तारीख में चिले भी हमारे लिए एक जिस तरीके से उनका सफर रहा है, एक तरीके से एक फासीवाद सरकार से लेके, एक फासीवाद तो नहीं कह सकते, उसका अलग तरीके का डिक्टेटरशिप है, वहां से लेके एक यूथ मूवमेंट से आया हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक सीख है। तो यूथ का यहाँ पे बड़ा रोल है और इसीलिए जो NAPM का जो युवा संवाद है, ये बहुत सराहनीय बात है। तो NAPM को भी लाख लाख जिंदाबाद और शुक्रिया। राजेंद्र, ये बहुत ही जरूरी और एक बल देने वाली बात आपने रखी कि किस तरह से चिली हमारे बीच एक उदाहरण के रूप में वो देश है जिसने लगभग 3-4 दशकों से चलते आ रहे एक तानाशाही इस व्यवस्था को गिराया, जहां नवोदारवाद इस पूरी दुनिया में जिस देश से शुरू हुआ, उस देश ने उस नवोदारवाद को उखाड़ फेंका और आज वहां पे जनता की सरकार, मजदूरों की सरकार है और उसमें युवाओं का जो एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था, वो चिली का जो पूरा आंदोलन रहा, पूरा नव जागरण जिसे आज के समय में बोला जा रहा है वहां पे, उससे ही सीख लेने की जरूरत है आज भारत को भी। और इस पूरे फांसीवादी और नवउदारवादी ढांचे को अगर हाथ फेंक पाने की ताकत है तो वो युवाओं में है। और इन्हीं सारे मुद्दों के साथ, इन्हीं सारे अधिकारों को आगे ले जाते हुए ही हम इस व्यवस्था को एक सही राह पे और एक बेहतर भविष्य की तरफ हम ले जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम राजशेखर है, मैं रोजी रोटी अधिकार अभियान और कलेक्टिव छात्र संगठन से जुड़ा हूँ। मैंने अपना परिचय नहीं दिया था, तो हम ये चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। सभी को जिंदाबाद। जिंदाबाद राज, बहुत अच्छी चर्चा थी। थैंक यू। जिंदाबाद। और राजशेखर को भी शुक्रिया, अपना परिचय अंत में दिया था, मगर पूरे सत्र का संचालन और प्लानिंग भी उन्होंने किया था, सभी साथियों को संपर्क करना वगैरह। तो तीनों साथियों को, रंजन को भी, लावण्या को भी और विजय, तीनों साथी जिन्होंने वक्ता के रूप में आज आए थे और बहुत अच्छे से उन्होंने अलग अलग पहलुओं पर बात रखा था। आप सबको शुक्रिया। और ऑडियंस की तरफ से भी साथियों ने, दुनू हो, राजेंद्रन हो, राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन से श्याम हो, बाकी सब ने भी भागीदारी की, तो आप सबको भी शुक्रिया, जिंदाबाद। और अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे। और ये शायद ऐसा विषय है जिस पर और भी हमें और साथियों को भी दूसरे राज्यों से भी इन्वॉल्व करके चर्चा करना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्तों और महीनों में भी इस पर फिर से कुछ फॉलोअप एपिसोड्स करने की कोशिश करें। सभी को जिंदाबाद। सभी को जिंदाबाद। और आगे के NAPM युवा संवाद से भी जुड़े रहें सभी साथी, और इन चर्चाओं में जुड़कर एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। जिंदाबाद। हेलो राज, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ,